नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सीकर जिले में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इतना कि वे अब पुलिस की पूरी गश्त को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में बदमाशों ने एक रात में एटीएम लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। फतेहपुर में एटीएम से 15 लाख और लक्ष्मणगढ़ के एटीएम से भी बड़ी राशि ये पार कर गए। मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मणगढ़ में चौपड़ बाजार में स्थित एसबीआई के एटीएम को बदमाश गैस कटर से काटकर पैसे ले गए, जबकि दूसरी वारदात फतेहपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम में हुई। कार में सवार होकर 4 बदमाश पहुंचे, गैस कटर से एटीएम काटा और 15 लाख रुपए लेकर चले गए। बदमाशों ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी पर स्प्रे डाल दिया, लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी में उनकी ये वारदात कैद हो गई। आज को किसी ने तावा तोड़ के और गैस कटर से काट के केस ले गए। कितनी की राशि बताई जा रही है सर? राशि मैनेजर साहब से संपर्क किया तो करीब उन्होंने 15 लाख रुपए डाले थे। अब कितना इसमें से केस लेस हुआ और किसने अंदर भी डले जाता है वो बैंक खोलने के बाद में पता चलेगा। सिर चढ़ी अंगूर की बेटी तो बोल बदल गए, सारी दुनिया को देख लेने की धमकी देने लगी। यहाँ क्या लेना है? मिलने आई थी। किससे? लड़की से, उससे मिलने आई थी। दारू पी के? दारू मारू कुछ नहीं। नजारा 12 जिला अस्पताल का है, जहां रात में एक शराबी महिला ने जमकर बवाल काटा। शराबी महिला के चलते अस्पताल में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद पुलिस को अस्पताल पहुंचना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक अटरू के बंदा रोड निवासी मालती जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती है, जिसकी सार संभाल करने 12 शहर निवासी उसके मामा की लड़की मोजब अत्यधिक शराब का सेवन कर अस्पताल पहुंच गई। शराब के नशे में महिला दूसरे मरीजों से गाली गलौज करने लगी, हंगामा करने लगी। वार्ड में हंगामे की सूचना पर पुलिस चौकी के कांस्टेबल सुरेश चौधरी ने दूसरी महिलाओं की मदद से शराबी महिला को अस्पताल परिसर से बाहर निकलवाया। तब जाकर दूसरे मरीजों ने राहत की सांस ली। राज्य सरकार भले ही मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होने के साथ साथ बड़ी बड़ी सुविधाओं को देने के दावे करती हो, लेकिन फिर भी इस सिस्टम की शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं, जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करती हैं। ताज़ा मामला झुंझुनू के गूढ़ा गौरजी का है, जहां पर इमरजेंसी में काम आने वाली एम्बुलेंस ही वेंटिलेटर पर है। जी हां, गूढ़ा गौरजी में मरीजों को लाने ले जाने के लिए 104 एम्बुलेंस तो है, लेकिन वो चलती नहीं है। उसे धक्के मारो तो भी वो अपने मूड के हिसाब से ही चलती है। बीमार 104 एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एम्बुलेंस को धक्का लगाने के बाद वो बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की जमकर फजीहत हो रही है। जानकारी के मुताबिक गूढ़ा गौरजी सीएचसी की 104 एम्बुलेंस मरीज को लाने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक बीमार पड़ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को धक्का लगाना पड़ा, मगर एम्बुलेंस धक्का लगाने के बाद भी नहीं चली। कुछ देर बाद दूसरी एम्बुलेंस को मरीज लाने के लिए भेजा गया। अलवर शहर में चर्च रोड पर एक फर्नीचर के गोदाम में कारीगर की चोर बनकर आए। जो शर्ट पहन रखी थी उसे उतारकर चेहरे को ढका ताकि सीसीटीवी में पहचान न हो सके। इसके बाद गोदाम से वैसी कई मशीनें चुरा ले गए जो फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गोदाम मालिक अनिल चौधरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि चर्च रोड पर फर्नीचर की दुकान है और पीछे ही गोदाम है। 5 मार्च की रात को 2 लोग गोदाम की छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़े। इसके बाद जीने से होते हुए गोदाम में पहुंच गए। गोदाम के अंदर से ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, रफू मशीन जैसे औजार चुरा ले गए। दुकान मालिक ने बताया कि सुबह सीसीटीवी देखने पर पूरी कहानी समझ में आई। 2 जने ऊपर से गोदाम में घुसे हैं, चेहरे को खुद की शर्ट से ही ढका हुआ है। मशीनों को एक बैग में भरकर ले जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। खास बात यह है कि दुकानदार ने इन युवकों की पहचान कर पुलिस को बता दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज से मुलजमान को नामजद किया जा चुका है। शीघ्र ही मुलजमों को गिरफ्तार कर उनसे माल बरामद किया जाएगा। यूक्रेन में फंसे मरुधरा के छात्र बहुत जरूरी सामान लेकर अपने देश लौट पाए हैं। उनके ज्यादातर सामान या तो उनके आवास पर हैं या उन्होंने रास्ते में छोड़ दिए। जीवन बचाना सबसे जरूरी था और उसे बचाने के लिए छात्रों को 30 से 35 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा। इसीलिए केवल जरूरी कागजात और 2 सेट कपड़े लेकर ही वे घर आ पाए। सामान छूट जाने का उन्हें कोई मलाल नहीं। घर पहुंचकर बहुत खुश हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तस्वीरें 12 की हैं। छात्रों के सकुशल अपने घर पहुंचने पर परिजनों में खुशी है।
लेकिन छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। अब उनके आगे की पढ़ाई किस प्रकार से होगी? क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्थानीय कॉलेजों में उन्हें दाखिला देंगे या फिर अपनी पढ़ाई के लिए दोबारा यूक्रेन जाना पड़ेगा? हम लोग वहाँ पर थे, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, बट जैसे ही वॉर की सिचुएशन हुई तो हमारी पढ़ाई बीच में वहाँ रुक गई थी। वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उस बीच में हम लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं आई, जिनको हमने संभाला और हैंडल करते हुए भारत सरकार की मदद से हम इंडिया वापस आए। तो भारत सरकार से यही अपील है कि अगर कुछ भी होता है, अगर कंडीशन नॉर्मल होती है तो हमें ठीक है वहाँ, अगर नॉर्मल नहीं होती है तो हमारे साथ क्या होगा। तो यही अपील है उनसे कि हमारे भविष्य के बारे में सोचें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और आपको वहां कार ड्राइव करनी है तो आप जयपुर से अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर विदेशों में भी ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। दरअसल जयपुर के आरटीओ में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय लाइसेंस की तुलना में इसकी संख्या न के बराबर है, लेकिन पिछले 1 साल में ही जयपुर स्थित झालाना आरटीओ ने 800 से ज्यादा लाइसेंस बनाए हैं। इस लाइसेंस के आवेदन के लिए आपके पास राष्ट्रीय लाइसेंस पहले से होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट, वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे कागजात जमा करवाने पर आपको 2000 की फीस भी देनी पड़ेगी और एक ही दिन में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। हालांकि ये लाइसेंस सिर्फ 1 साल के लिए ही विदेशों में मान्य होगा। ज्यादातर इस लाइसेंस के लिए आवेदन विदेश में पढ़ने वाले छात्र या व्यापारी ही करते हैं। हमारे झालाना में अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस बनता है, उसके लिए सबसे पहले आवश्यक रूप से यह है कि उसका एक लोकल लाइसेंस होना चाहिए स्थानीय स्तर पे। उसके साथ ही उसके बाद एक वीज़ा, एक मेडिकल और पासपोर्ट होना चाहिए। और ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपये है। जब भी महिला सुरक्षा की बात आती है तो कानून की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ जाती है। इसके बावजूद महिला संबंधी अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है महिलाओं की चुप्पी। वे जुल्म सहती हैं लेकिन बदनामी के डर से जुबान नहीं खोलती, जबकि डरने की कोई वजह नहीं। प्रदेश में 7 प्लेटफॉर्म पर जाकर महिलाएं कुछ ही मिनटों में हर तरह की पुलिस की मदद पा सकती हैं। जी हां, यदि आप कहीं भी किसी भी मुसीबत में पड़ती हैं तो तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर यानी 1090 पर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। ये सेवा 24 घंटे चालू रहती है। इसको सिर्फ महिला ऑफिसर ही सुनेगी। वे आपकी समस्या का समाधान नहीं होने तक आपके संपर्क में भी रहेंगी। इसी तरह किसी अपराध के होने पर पीड़ित महिला राजस्थान में अलग अलग व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों पर भी शिकायत कर सकती है। हमारी हेल्पलाइन है, कुछ प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोग अज्ञानतावश, मतलब हमें जानकारी नहीं होती, इस वजह से हम घुटते रहते हैं। तो मैं ये जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले आप नाम, हमारा जो एक नंबर है वो ध्यान रखें, वो है 100। 100 नंबर आप सभी को पता है, इस पर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसला बुलंद हो तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बन सकती। तमाम मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों को परास्त कर आप लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है बीकानेर नगर निगम में फायरमैन के पद पर कार्य करने वाली सुनीता बिनाबरा ने। हर समय आग की लपटों को शांत करने को आतुर रहने वाली सुनीता न केवल अपने पद के दायित्व को पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल भी हैं। सुनीता बीकानेर की पहली और इकलौती फायर फाइटर हैं। सुनीता के पिता मोहनलाल की इच्छा थी कि सुनीता पढ़ लिखकर ऐसा काम करे जिससे उनकी अलग पहचान बने। सुनीता के पिता की मृत्यु साल 2011 में हुई। सुनीता ने MA BEd की पढ़ाई करने के साथ फायरमैन पद के लिए तैयारी की और साल 2015 में चयनित होकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। सुनीता का कहना है कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। सुनीता के मुताबिक लक्ष्य निर्धारित कर कठोर परिश्रम और मेहनत की जाए तो लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। जो महिलाएं और जो लड़कियां हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप किसी भी फील्ड में जाएं और किसी भी क्षेत्र में, मनपसंद क्षेत्र में जाना चाहिए। आप अपने पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। आप जब जॉब लग जाएं तो पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाएं। पुलिस की नौकरी आमतौर पर पुरुषों के प्रभुत्व वाली मानी जाती है। कई ऐसे अफसर हैं जिनके नाम से ही अपराधी थर थर कांपते हैं, लेकिन यदि इनमें कोई महिला अफसर हो तो यकायक विश्वास नहीं होता। प्रतापगढ़ जिले में भी इन दिनों दबंग IPS डॉक्टर अमृता दुहन के नाम से अपराधियों में डर बना हुआ है। 3 महीने पहले प्रतापगढ़ SP बनकर आई IPS डॉक्टर अमृता दुहन ने जिले में आघात अभियान चलाकर अपराधियों में कानून का खौफ पैदा कर दिया है। अपराधियों के इसी डर के कारण उन्हें जिले में अब दबंग SP के रूप में जाना जा रहा है।
प्रतापगढ़ एसपी डॉक्टर अमृता दुहन हरियाणा की रहने वाली हैं। आईपीएस अधिकारी बनने से पहले अमृता एक डॉक्टर और फिर एक असिस्टेंट मेडिकल प्रोफेसर थी। वो एक 8 साल के बेटे की भी मां हैं। जिले की दूसरी महिला आईपीएस के रूप में काम संभालने वाली डॉक्टर अमृता के कार्य को इन दिनों जिले में मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। तस्करी और अवैध हथियारों के साथ फिरौती के मामले के लिए जाने जाने वाले प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास बना हुआ है। भी अगर अपराध आपके साथ घटित होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आप तुरंत थाने पर पहुंचे, अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। हमारे यहाँ पर एफआईआर बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है राज्य सरकार के निर्देशानुसार, और उस पर हम तुरंत और त्वरित कार्रवाई कर हम आपको रिजल्ट जरूर देंगे। सिरोही की मदर इंडिया कहलाने वाली कन्याबाई वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि अपने 95 वर्ष की उम्र में अनगिनत अनजान लोगों का सहारा बनना इनकी खूबी रही है। कन्याबाई ने समाज में अब तक अपने खर्चे से 25 से ज्यादा विवाह और 300 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। कन्याबाई को बचपन में अपने माता पिता का साया नहीं मिला, जिसके कारण वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुई। संघर्षों के बाद कन्याबाई को सरकारी नौकरी में जगह मिली। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अलख जगाती रही। दूसरों का दुख देख करके मेरे को वो खुशी होती है कि चलो मैंने कोई नहीं कर पाई तो ये तो काम करूँ। अभी भी करती हूँ, अभी भी आते हैं लोग, पूछते हुए आते हैं लोग, बाहर से भी आते हैं लोग, गाँवों से भी लोग आते, बच्चे को छोटे छोटे को लेके आते, उनकी भी कभी कोई हौसली टट जाती है, कभी पेट काजा उतरे, वो भी मैं सेवा करती हूँ। फिलहाल कन्याबाई अपने 40 सदस्यों के परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं और सुबह शाम भक्ति भजनों से लोगों को जीवन की संजीवनी देती हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित ये चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ये बैंक देखने में भले ही दूसरे कोऑपरेटिव बैंकों की तरह नजर आता हो, लेकिन इस बैंक की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानकर आप यहाँ काम करने वाली महिलाओं पर गर्व करेंगे। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कमान अध्यक्ष और प्रबंधक महिलाएं हैं और इनकी देखरेख में ये बैंक प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2001 में महज 12,50,000 की पूंजी के साथ इस बैंक की शुरुआत हुई थी और आज ये बैंक 180 करोड़ का कारोबार कर रहा है। वर्तमान में आज बैंक प्रधान कार्यालय सहित 6 शाखाओं के साथ कार्य कर रहा है। चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, बेगू, निम्बाहेड़ा, कपासन और बड़ी सादड़ी ऐसी 6 शाखाएं। वंदना वजीरानी अपने बैंकिंग कार्यों की वजह से नेशनल लेवल पर बेस्ट एमडी का अवार्ड जीत चुकी हैं। साथ ही इस बैंक को आरबीआई ने भी सम्मानित किया है। एमडी के तौर पर वंदना वजीरानी ने कई अवार्ड तो जीते ही हैं, साथ ही बैंक के अध्यक्ष विमला सेठिया को भी वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसमें मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे बैंक के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय IM सेठिया जी ने बेस्ट चेयरमैन अवार्ड प्राप्त किया, जो कि राजस्थान के समस्त बैंकों के लिए एक गौरव की बात है। मन में कुछ कर दिखाने की चाहत और इरादा पक्का हो तो रास्ते में पड़े पत्थर भी सीढ़ी बनकर रास्ता दिखाने लगते हैं। तस्वीरें श्रीगंगानगर में आयोजित मूक बधिरों और दृष्टिहीनों की जूडो की राष्ट्रीय स्पर्धा की है। 5 दिवसीय स्पर्धा में 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों के लगभग 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 9 मार्च तक आयोजित हो रही मूक बधिरों और दृष्टिहीनों की 10वीं राष्ट्रीय स्पर्धा में देश के 1.5 दर्जन जिलों के 250 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये स्पर्धा LKC श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, सेठ गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट, जयको लंगर सेवा समिति के सहयोग से आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्पर्धा में अलग अलग भार वर्ग के अनुसार फाइट विजेताओं पर मेडलों की बौछार हो रही है। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के विजेताओं को 76 स्वर्ण और रजत पदक और 152 विजेताओं को कांस्य पदक प्रदान किए जा रहे हैं। चयनित खिलाड़ियों को ब्राजील, तुर्की, कजाकिस्तान के अलावा फ्रांस पैरालंपिक में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। भारत के स्टार ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया जिले भर के प्रतिभावान बच्चों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से खेल, पोषण, व्यंजन सहित विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और बच्चों ने उनकी जिंदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी जिज्ञासा शांत की। अवसर था आजादी का अमृत महोत्सव के चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम मीट द चैंपियंस का। शिक्षा विभाग के संयोजन में हुए इस कार्यक्रम में देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि बचपन में हुए एक हादसे में जब उनका हाथ कट गया तो कोई उनको कमजोर न कहे, बस इसी एक चाहत, इसी एक जिद ने उन्हें चैंपियन बना दिया। बहुत ही लाजवाब, शानदार लगा बच्चों से मिलकर के। स्टूडेंट जितने भी थे, टीचर्स थे, और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में
जो हमें प्रधानमंत्री जी ने मिशन दिया है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। झाझड़िया ने बच्चों से खेल और स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें संतुलित आहार लेना चाहिए और सुबह की चाय छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले वो भी बहुत चाय पीते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कम की और फिर छोड़ दी। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमसे पूछा गया था कि 2 काम करने हैं आपको देश के लिए। खिलाड़ियों से 75 स्कूल के खिलाड़ियों से मिलना है और उनके संतुलित आहार और खेल के बारे में बताना है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।